मैं बिशुनपुरा का हमें लग रहा है कि आज तक का सबसे शिक्षित और कम उम्र का प्रधान लोगों ने मुझे बनाया है। जनपद में सबसे शानदार पंचायत भवन जो कि आधुनिक सुविधाओं से लैस है, ठीक ना, वो बिशुनपुरा का पंचायत भवन है। बहुत दिनों से अंत्येष्टि स्थल जो शमशान घाट की भूमि होती है वो कब्जे में थी, जिसको हमने तहसील प्रशासन के साथ मिलकर उसको बाहर निकलवाया और वहाँ पर भव्य शानदार शमशान घाट का निर्माण कराया है। नौजवान ग्लैमरस के पीछे भाग रहे हैं, तो वो क्षण भर में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नेता और पार्टी के झंडे कब बदल देंगे उनको खुद नहीं पता है। एक और चीज आपको बता दें कि हम सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आए थे। मैं लगातार 12 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवा दे रहा हूँ। तो मुझे पूर्ण विश्वास है और जनता के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिलेगा और मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ूंगा। देश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, तब से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। बाबा जी से पहले की जो सरकार थी उसकी मानसिकता ये थी, पंचायत भवन किसी तरीके से बना दो, पंचायत भवन में काम चले। और मैं अपील करना चाहूंगा अपने प्रधान साथियों से कि अगर आप नए सिरे से पंचायत भवन बनाते हैं तो आप पंचायत भवन एक अच्छा पंचायत भवन बनाइए, जिससे लग सका कि कोई आए तो देखे तो कहे हाँ किसी ग्राम सभा में पंचायत भवन में मैं गया हूँ। नमस्कार, आप हैं हमारे साथ लोक मचान के चैनल से और हम जुड़ रहे हैं बलिया के प्रधान जी से, जो कि हैं बिशुनपुरा के प्रधान जी अर्जुन सिंह चौहान। बताइए अपने बारे में कुछ सर। जी नमस्ते, मैं बिशुनपुरा का हमें लग रहा है कि आज तक का सबसे शिक्षित और कम उम्र का प्रधान लोगों ने मुझे बनाया है। और जिस उम्मीद के साथ लोगों ने मुझे प्रधान बनाया और मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास किया हूं और 4 साल हो गए। 30 सालों का जो भी काम हुआ है उस 30 साल बनाम लगभग 4 साल देख लिया जाए तो लोगों के, अपने ग्राम सभा बिशुनपुरा के जनता के आशीर्वाद से वो सबसे अच्छा काम रहा है। ये 4 साल बिशुनपुरा के इतिहास के लिए स्वर्णिम रहा है और आगे जनता का प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आगे आने वाला दिन बिशुनपुरा के लिए और सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और विकास सुनहरा बिशुनपुरा में बहुत ज़्यादा होगा। बहुत बढ़िया। तो ऐसा आप कह रहे हैं या ऐसा आपके गांव के लोग भी कहेंगे? जी बिल्कुल कहेंगे। आप चाहें तो जहाँ एक एक चीज़ का जो मैंने कराया है उसको जाके आप देख सकते हैं। जैसे कि जनपद में सबसे शानदार पंचायत भवन जो कि आधुनिक सुविधाओं से लैस है, ठीक ना, वो बिशुनपुरा का पंचायत भवन है। 51 गांव चलेंगे हम लोग पंचायत भवन भी आपको दिखाएंगे। जी 51 गांव है जिसमें से रेवती ब्लॉक के अंतर्गत, जिसमें सबसे सुंदर पंचायत भवन जो बिल्कुल कैमरे से, वाईफाई से, जो गांव की जो हैं जैसे आय जात निवास जो कुछ भी चाहिए आपको बिशुनपुरा से पंचायत भवन पे जाके आप ले सकते हैं। दूसरा, हमने हमारे ग्राम सभा में बहुत दिनों से अंत्येष्टि स्थल जो शमशान घाट की भूमि होती है वो कब्जे में थी, जिसको हमने तहसील प्रशासन के साथ मिलकर उसको बाहर निकलवाया और वहाँ पर भव्य शानदार शमशान घाट का निर्माण कराया है। जहाँ पर उसकी 7 महीना पहले मैंने उसका लोकार्पण कराया और उसके बाद से वह अनावरत अपने कार्यों को चल रहा है वहाँ पर। इसके बाद से जब अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं ये हमारा ग्राम सभा में 4 मौजे हैं, जैसे कि एक घगरौली, बभनौली, बिशुनपुरा और कुआं पीपर, ठीक ना। तो अभी हम लोग बभनौली वाले पार्ट में खड़े हैं। ठीक है। मेरे मन में जो यहाँ विकास आप देख रहे हैं, यहाँ की स्थिति ये है कि हम जो उस समय के हमारे पूर्व सांसद थे, हम सभी के नेता परम आदरणीय श्री रविंद्र कुशवाहा जी, मैं उनसे कहा कि परिवहन मंत्री जी बलिया के जो विधायक हैं वहाँ उस समय की तत्कालीन डीएम सौम्या अग्रवाल जी के साथ मिल के बसंतपुर में सुरहा ताल पर ये नौका विहार का कार्यक्रम करा रहे थे। अच्छा। ठीक, तो मैंने कहा कि सांसद जी पर्यटन की दृष्टि से मेरा ग्राम सभा भी तो एक अच्छा है जहाँ की पूरे प्रदेश में ये कह लिया जाए कि नगर पंचायत के सटे हुए इतना बड़ा दहताल कहीं आपको नहीं मिलेगा। इस दहताल के बारे में कुछ बताइए ना। ये दहताल लगभग वन विभाग की संपत्ति है, ठीक ना। ठीक है। 350 बीघे के आसपास की यह जमीन है जिसमें मछुआरे लोग मछली पालन का काम करते हैं। ठीक, इसके साथ साथ यह दहताल हमारे जीवन में
ये कह लिया जाए कि जो रोजमर्रा के लिए हमको जो पानी की आवश्यकता है, जल आपूर्ति की, वह करने का काम करता है। और सबसे बड़ी बात एक चीज और है, जह दह ताल के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह दह ताल वेटलैंड, ठीक ना, आर्द्र भूमि जिसे कहते हैं, ठीक ना। आर्द्र भूमि का मतलब यह होता है कि जो यह आपका जमीन के नीचे जो जल है, ठीक ना, वह हमारे शरीर में बिल्कुल किडनी की तरह है। अच्छा। जैसे किडनी हमारे शरीर को, ब्लड को फिल्टर करके और शरीर सभी पार्टों तक पहुंचाती है, तो ऑक्सीजन का संचार होता है। ठीक वही काम करता है जो पेय जल है हमारे लिए। वह वेटलैंड अगर नीचे होगा तो वेटलैंड बिल्कुल किडनी की तरह काम करता है, नीचे फिल्ट्रेशन का काम करता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि दह ताल इसी तरह से बना रहे और इसका संरक्षण हो, जिससे कि हमारे यहाँ आर्सेनिक की कमी हो सके। तो इसकी सफाई के लिए भी कुछ होता है, क्योंकि जैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मोस्टली जैसे गंदगी बहुत है, तो इसकी सफाई के लिए कुछ कार्यक्रम ऐसा कुछ इनिशिएट करते हैं? अभी वन विभाग के साथ मैंने मिलके यहाँ पर साफ सफाई का अभियान चलाया था। बात बताइए प्रधान जी, जैसे आप तो युवा हैं जी, हम भी युवा हैं जी, बिल्कुल। कहीं ना कहीं इस देश में 70% हमको लगता है युवा है। हाँ जी, बिल्कुल। फिर भी इस देश में ऐसी क्या कमी रह रही है कि हम सब युवा मिलके भी कहीं ना कहीं आज कंप्लेन कर रहे हैं? देखिए, आज के नौजवानों के पास धैर्यता की थोड़ी सी कमी आ गई है, ठीक ना, इम्पेशेंस हो गए हैं लोग, ठीक ना। उसका कारण ये है कि समाज में रेगुलर देख रहे हैं कि शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं कि हम कैसे तुरंत आगे निकल जाए, लेकिन शॉर्टकट अपनाने से भाइयों कुछ होने वाला है नहीं, ठीक ना। आप जिस क्षेत्र में हैं, जैसे मैं राजनीति के क्षेत्र में हूं, तो मैं अपने राजनीतिक क्षेत्र के भाइयों से यह कहना चाहूंगा कि आप जिस क्षेत्र में हैं, आप वहां स्थिरता बनाए रखिए, अपने नेता पर या पार्टी पर विश्वास करना सीखिए, ठीक ना। आजकल क्षेत्र में मैं देख रहा हूं, या आप सभी भी देख रहे होंगे कि नौजवानों में एक होड़ लगी हुई है कि मौके का फायदा केवल उठा जाए। उनको इससे मतलब नहीं है कि हम किस पार्टी से हैं, किस नेता के साथ है। वो क्षण भर में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नेता और पार्टी के झंडे कब बदल देंगे उनको खुद नहीं पता है। तो जैसे उनकी क्या आवश्यकता है जिसकी वो पूर्ति करने के लिए ऐसा करते रहते हैं? देखिए, नौजवान चाहता है कि मेरी ग्लैमरस दुनिया हो, ठीक ना, मेरी पहचान हो, ठीक ना। उसके लिए वो चाहता है कि तुरंत अचानक मैं विधायक जी के पास हो जाऊंगा, सांसद जी के पास हो जाऊंगा, किसी बड़े नेता के पास जाऊंगा, तो हो सकता है उनके साथ फोटो लेने से या उनके सर पे हाथ रख देने से मेरा ग्लैमरस बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई नेता ये नहीं चाहता है कि आप मेरे साथ रेगुलर ऐसे रहें, तो नहीं होगा। आप उस नेता के लिए कीजिए, उस पार्टी के लिए कीजिए, जब आपका जो पार्टी है, जो नेता है, ठीक ना, आप उसके लिए निष्ठावान रहिए, अपनी पार्टी के प्रति निष्ठावान रहिए। ये नहीं कि अपने तुरंत क्षण दल बदलते रहे, तो इससे आपका विकास होने वाला नहीं है। आपकी साख उसी समय बनी रहेगी जब तक आप उस नेता के लिए और उस पार्टी के लिए आप निष्ठा के साथ रहेंगे, समर्पण नहीं करते। जी, सही बात। तो जैसे हमारे युवाओं हैं पैसे के पीछे तो भाग रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कुछ और कारण? नौजवान पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं, नौजवान ग्लैमरस के पीछे भाग रहे हैं। तो ग्लैमर इतना बड़ा हो गया? हाँ, ग्लैमर उनको। लेकिन नौजवानों को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप मेहनत के तरीके से जाइए। शॉर्टकट तरीका कोई नहीं है, क्योंकि शॉर्टकट से कब खाई आ जाए आपको भी नहीं मालूम है, ठीक है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप मेहनत करके जाइए। अगर परिश्रम से जाएंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपकी होगी, आप सफल होंगे। तो युवाओं के लिए ऐसा कुछ परिश्रम के लिए कुछ स्कोप, या फिर जैसे ज़्यादातर युवा तो यही बोलते हैं कि कुछ है नहीं, ना रोजगार है, बेरोजगारी है, पैसे हैं नहीं। देखिए, आज भारत युवाओं का देश है, हाँ, ठीक ना। जैसे एक कहावत भी है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ठीक ना। अगर भारत के प्रधानमंत्री आज कह रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर भारत बनिए, ठीक ना। आत्मनिर्भर भारत बनने का मतलब ये होता है कि ये कुछ गुमराह किए लोग कि पकौड़ा तलिए, ये नहीं होता है। जैसे कि आप अपनी टीम को ही ले लीजिए, लोक मचान, ठीक ना। यह आप लोगों ने, आपके दिमाग में कुछ आया, ठीक ना, आप लोग उसको स्टार्ट किए, धीरे धीरे करते करते आज आपकी संख्या दर्जनों में हो गई है, ठीक। तो आप कहीं ना कहीं दर्जनों नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं आपके साथ, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका विस्तार होता जाएगा, सैकड़ों में जाएंगे, हजारों में जाएंगे, तो यह एक रोजगार का माध्यम है। और सरकार के भी यही फोकस है कि नौजवान खुद अपने बल पे जाए, अपना मालिक बने, न कि किसी के यहाँ जाके नौकरी करे। गुलामी हमेशा से ही खराब रही। जी, बिल्कुल। तो जो ये ऐसा कह रहे हैं, बात फैला रहे हैं मार्केट में, हाँ, कि पैसे नहीं है, हाँ, तो इसका मतलब जुमले पढ़ रहे हैं वो? हाँ, बिल्कुल। तो आपने युवाओं के लिए ऐसा कुछ रोजगार कुछ सोचा है, कुछ ऐसा एग्जीक्यूट कर रहे हैं आप? जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे कि जहां मेरा घर है, जहां मैं निवास करता हूं,
वो घघरौली मौजे में आता है, जी, ठीक ना। जी, वहाँ शुरू से आज 3 पीढ़ियाँ, जी, ठीक ना। पहले पीढ़ी थोड़ा सा डिसबैलेंस की, लेकिन अभी 3 पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में 3 लोग थे मर्चेंट नेवी में, जी। उसके बाद से 6 लोग आए, और आज की जो नौजवान पीढ़ी, जो हमारी पीढ़ी है, हमारे साथ के पढ़े हुए बच्चे हैं, जो मेरे दोस्त मित्र हैं और उनसे हमारे जूनियर हैं, कुल मिला 28-29 ऐसे बच्चे हैं। एक छोटा सा पूर्वा है जहाँ से मर्चेंट नेवी में नौजवान गए हुए हैं। क्या बात है, बिल्कुल यहाँ से, बिल्कुल हमारे यहाँ से अरे अभी और लगे नौजवान तैयारी में है, तो और आप यहाँ उनकी मदद, कोशिश बिल्कुल हर संभव किस मदद की प्रकार से जाती आप है। उनको मदद प्रोवाइड करते हैं? जैसे कि नौजवान को अगर मर्चेंट नेवी में जाना है, उसको क्या करना है, जी, ठीक ना, हाई उसको कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, जी, कहाँ सीडीसी करना है, कहाँ शिपयार्ड कंपनी में जाके हमको उसका अप्रेंटिस करना है, तब जाके समझ में आता है कि यह नौजवान क्या चाहता है, ठीक ना, उसका स्कोप कहाँ है। अगर वह कुक से ही है, अगर किसी को कुछ टेक्निकल जानकारी नहीं है, तो वो अगर अच्छा कुक बन जाएगा तो वो भी बच्चा मर्चेंट नेवी में जा सकता है, और चाहे तो इंडिया में रहे या तो फॉरेन में रहे, कहीं भी। 2 तरीके की संभवतः ये शिप होती है, एक पैसेंजर होती है और एक वो आपकी कार्गो जीप होती है, ठीक ना। आप जिसमें जाना चाहते हैं वो अपने स्किल के हिसाब से नौजवान चले जाते हैं। तो बलिया के नौजवान से कहीं ना कहीं हम कह दें कि मर्चेंट नेवी में अगर जॉब चाहिए तो आपसे एकदम बिल्कुल 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 मेरे भाई, फिक्र रहे नौजवान, बिल्कुल हाँ जी, हैं लोग मेरे बहुत परिचित हैं, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे घर के लोग हैं, ठीक ना। वो हर संभव मदद किया जाएगा जो भी नौजवान जाना चाहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, एक बड़ी रोचक सी बात पता चली है, जैसे हमें पता चला है कि आप कहीं ना कहीं अपने गांव को आप कर्ज मुक्त करना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ कैसे कर रहे हैं? सही सुना आपने। जैसे कि हमने एक टीम बनाई हुई है, अच्छा, हमारे कुछ छोटे भाई हैं, ठीक ना, उनके साथ टीम बनाई हुई है, और वो टीम मॉनिटर करती है। जैसे कि यहाँ हमारे क्षेत्र में लोग दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं या भट्ठे पे काम करने वाले हैं, ठीक ना, उनसे ये कहा गया है कि आप जाइए और आपको 4 दिनों का पेमेंट अपने घर पे दे देना है, ठीक ना। जैसे कि हमारे रिश्ते में चाची, बड़ी मम्मी जो भी लगती हैं, उनसे पूछा जाता है, हमारी टीम जाती है और पूछती है कि क्या आपको 4 दिनों का पेमेंट मिला कि नहीं मिला, और उनसे भी आग्रह किया गया है कि आप इस पेमेंट को बाजार में जाके साड़ी नहीं खरीदेंगे, अनावश्यक खर्च नहीं करेंगे, जो महिलाओं का एक स्वभाव होता है, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन आप अनावश्यक खर्च नहीं करेंगे, जो जरूरत की चीजें होंगी उस पैसे का इस्तेमाल होगा। जैसे बच्चे की पढ़ाई, उसका एडमिशन, उसका ड्रेस, या किसी गंभीर बीमारी हो, ठीक ना, जिस कारण ये छोटे छोटे जो समूह से पैसे लिए जाते हैं उसमें काफी गिरावट आई हुई है हमारे क्षेत्र में। जी, तो अर्जुन जी, आपने ये पंचायत भवन तो बहुत भव्य बनवाया है। जी धन्यवाद। बाकी के यहाँ पे ग्राम पंचायत हैं जी, तो ये भी इसी तरीके से कार्य करते हैं या फिर वहाँ पे इस चीज़ की कमी है? देखिए, पंचायत भवन का निर्माण तो सोच पर डिपेंड करता है, ठीक, कि हमारी सोच थी कि मैं अपने ग्राम पंचायत को एक मॉडल पंचायत बनाऊंगा, और हम एक और चीज आपको बता दें कि हम सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आए थे, हम समाज परिवर्तन के लिए प्रधान बने, क्योंकि मेरी शिक्षा दीक्षा भी बिल्कुल उसी तरीके से है, ठीक ना, कि जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी की राजनीति शुरू किए, उससे पहले हम लोग संघ के स्वयंसेवक थे, तो उसमें हमारे परिवार के आचरण के साथ साथ हमको यह भी सिखाया गया है कि हमें वसुधैव कुटुंबकम की परिस्थिति पे चलते हैं, ठीक ना। तो उस क्रम में हम लोगों ने पंचायत भवन को एक भव्य बनाने का, एक मॉडल बनाने का काम किया, लेकिन निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हम लोग का पंचायत भवन जिले में तो बहुत शानदार है, लेकिन एक और पंचायत भवन जहाँ मैं गया हूँ व्यक्तिगत, उस ग्राम सभा के प्रधान को मैं बहुत साधुवाद दूंगा, और वहाँ के लोगों का भी, क्योंकि मैंने उस पंचायत भवन को काफी बारीकी से देखा है। ये एक दुबहड़ में एक पंचायत भवन है, ठीक ना, संभवतः दुबहड़ ब्लॉक ही है, वो सराक के ग्राम सभा है, ठीक ना। वहाँ पंचायत भवन लोगों के प्रयास से, यह सीखने वाली बात है कि लोगों ने उस पंचायत भवन के लिए जमीन दिया, कुछ किसी लोगों ने 51,000 दिया, कोई 1 लाख दिया, वहां दान देने वालों की संख्या ज्यादा है, और वह पंचायत भवन बहुत शानदार बना है। तो बाकी की जो ये ग्राम सभाएं हैं जी, वहां पे ये क्यों नहीं हो पा रहा है? मतलब वहाँ फंड नहीं आता, क्योंकि फंड तो मेरे ख्याल सबको आता है, सारे ग्राम सभाओं को आता है, सारी पंचायतों एक और मैं बात आपको बता दूं
कि बहुत सारे ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिनका पहले से पंचायत भवन बन चुका है, ठीक ना। तो पुराने प्रधान जी लोगों ने क्या सोच के, या सरकार की उस मानसिकता थी कि जो पुरानी वाली सरकार थी, बाबा जी से पहले की जो सरकार थी, उसमें मानसिकता ये थी कि पंचायत भवन किसी तरीके से बना दो, पंचायत भवन में काम चले या ना हो। लेकिन यह सरकार ने यह प्रतिबद्धता के साथ किया कि पंचायत भवन का निर्माण हो, पंचायत भवन सुचारू रूप से चले, और पंचायत भवन में एक पंचायत सहायक की नियुक्ति की। तो आज के समय पंचायत भवन अच्छा बनाना मजबूरी है, और मैं अपील करना चाहूंगा अपने प्रधान साथियों से कि अगर आप नए सिरे से पंचायत भवन बनाते हैं तो आप पंचायत भवन, एक अच्छा पंचायत भवन बनाइए, जिससे लग सका कि कोई आए तो देखे तो कहे हाँ किसी ग्राम सभा के पंचायत भवन में मैं गया हूँ। जी अर्जुन जी, जो आपने अपनी ग्राम सभा में अंत्येष्टि स्थल बनाया है, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, आम बोलचाल में शमशान घाट कहते हैं, आम बोलचाल में उसे शमशान घाट कहते हैं जी, वैसी उसमें आपने क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड करवाई? देखिए, उसमें भगवान न करे क्षेत्र में या ग्राम सभा में कहीं भी एक साथ अगर 2 व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वहाँ 2 लोग एक साथ जलाए जा सकते हैं, जिसमें एक साथ बैठ सकते हैं। वहाँ हैंडपंप की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, इन सारी चीजों की व्यवस्था वहाँ पर है। और किसी ग्राम में ऐसा नहीं, कार्य ऐसा नहीं किया गया? बिल्कुल नहीं। तो एक और चीज मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। शमशान, अगर कोई व्यक्ति मरता है, ठीक ना, तो उसको अगर गंगा जी के पास ले जाते हैं, गंगा घाट पे ले जाते हैं उसको अंतिम संस्कार करने के लिए, तो मोस्टली पहले दिन ही वो व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है, जो बिल्कुल गरीब परिवार का है, क्योंकि एक गाड़ी करेगा ले जाने के लिए, तो 2-2.5 हजार की गाड़ी हो जाएगी, फिर वहां जाएगा लकड़ी खरीदेगा, इसके बाद से वहां कई तरीके के खर्च हैं, तो गरीब आदमी पहले दिन 7-8 हजार का बोझ में दब जाता है। और एक गरीब आदमी अगर गांव में ही अगर अंतिम संस्कार करता है अपने अंत्येष्टि स्थल पे, तो उस बेचारे का 8-10 हजार रुपये बच जाएंगे, जो उसके अंतिम संस्कार के जो अंतिम ब्रह्मभोज होता है उसमें वो करके निपटा सकता है और कर्ज से मुक्त हो सकता है। जी। आपका कर्ज मुक्त वाला आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। आप हर बार इस पे जोर डालते हैं कि कोई कर्ज से बाहर है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगर देश कर्ज से बाहर हो जाए तो मुझे लगता है और किसी चीज की इस देश को जरूरत नहीं है। सही बात है। माननीय प्रधान जी, बहुत सी चीजें तो आपकी ऐसी होती हैं जो, अब आपकी मैं ये बोल रहा हूँ जी, लेकिन ऐसी होती कि जो कागजों पे ही रह जाती हैं जी, बिल्कुल, वो जमीनी स्तर पर आ नहीं पाती। देखिए, जब से प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, तब से 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। इसमें आजकल मैं आपको बता दूं कि जो भी पेमेंट होते हैं ग्राम सभा में, वो पेमेंट जब तक जियो टैगिंग नहीं होंगे उस काम का, यानी कि आपने जो काम कराया उस काम की आप फोटोग्राफी करेंगे जियो टैगिंग के साथ विथ लोकेशन, तब जाके आपका वो साइट पे डालेंगे, तब जाके आपका पेमेंट होता है। और पहले की तरह आप चेक से आहरण नहीं होता है, सारे प्रधान जी लोगों का और सचिव लोगों का एक डोंगल बना हुआ होता है जिसके माध्यम से भुगतान होता है। लेकिन दिक्कत ये आती है प्रधान जी लोगों के साथ में कि लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि यह सरकार बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी पे चल रही है ऐप के माध्यम से। तो क्या लोग भरोसा नहीं कर पा रहे इस ट्रांसपेरेंसी? मैं बता रहा हूं आपको, जैसे कि यह सरकार जो है ऐप के माध्यम से सब कुछ बताना चाहती है कि आपके ग्राम सभा में कौन कौन सी कार्य प्रदेश सरकार करा रही है, ग्राम सभा से हो रही है, कैसे हो रही है, उसका भुगतान क्या हो रहा है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जिस वेबसाइट से काम जो लोग देखते हैं वो एस्टिमेट ही देख लेते हैं, ठीक ना, एस्टिमेट देते हैं जो कार्य योजना के, जिसे हिंदी में कहते हैं कार्य योजना में जो काम का अनुमानित लागत लिखा जाता है कि इतने लाख की काम है, ठीक ना। और आप एक्चुअली आपके गांव के, जैसे हमारा गांव है, छोटा गांव है, धन कम आते हैं, 68 हजार के आसपास जो धन आता है, ठीक ना, उसमें से 5 हजार मेरा पेमेंट निकल जाता है, 6 हजार डाटा ऑपरेटर का पेमेंट निकल जाता है, 9 हजार शौचालय का केयरटेकर का निकल जाता है, शेष बचा 48 हजार, जिसमें से हमको विकास के कार्य कराने होते हैं। लेकिन जब हम कार्य योजना बनाते हैं तो भविष्य में प्लान करते हैं कि हमको कुर्सी लेनी है तो हम कुर्सी कैसे लेंगे, कितने की कुर्सी आएगी, तो कुर्सी का एक औसतन लागत हम लोग उसमें दर्ज कर देते हैं। वही लोग देखते हैं तो कहते हैं प्रधान ने इतना ज्यादा का आहरण कर लिया, वो एक्चुअल पेमेंट नहीं होता है। तो अर्जुन जी, जो आप ये जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये पार्टी से लड़ेंगे? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी से ही मैं चुनाव लड़ूंगा। तो किसी कारणवश अगर पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया फिर? देखिए,
टिकट न देने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं लगातार 12 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवा दे रहा हूं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है और जनता के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिलेगा और मैं भारतीय जनता पार्टी के ही टिकट से चुनाव लड़ूंगा। तो आपको क्या लगता है आजकल कोई नेता बनने आता है या कोई भी इंसान सोचता है उस तरफ जाने का जी पॉलिटिक्स में, तो उसके अंदर देशभक्ति रह गई है? बिल्कुल देशभक्ति है। देशभक्ति जरूरी क्या है, देशभक्ति या लोक भक्ति? दोनों जरूरी है, राजनीति के लिए दोनों जरूरी है। अगर देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। जो इस धारणा के साथ चलेगा निश्चित रूप से वो बहुत आगे जाएगा और देश का एक अच्छा सिपाही बनेगा। और लोक भक्ति में? लोक भक्ति में ये है कि दो तरीके से लोक भक्ति होती है। नेताओं की लोक भक्ति कुछ दूसरी होती है। कैसे, ठीक थोड़ी है, जैसे समझाइए। कि नौजवान कुछ नेता है आजकल, वो उनका मानना ही केवल हो गया है कि हम नेता की परिक्रमा करें। अच्छा। लेकिन लोक भक्ति होती है पराक्रम और परिक्रमा दोनों साथ लेकर चलना पड़ेगा आज की राजनीति में। केवल ये सोचे कि आप हम नेता की परिक्रमा कर रहे हैं और हम बहुत बड़े नेता हो जाएंगे, इससे होगा नहीं। जब तक जो मूल वोटर है, जो जनता है, उससे आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ग्राउंड पे जब तक नहीं जाएंगे तो कोई मतलब है नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्षणिक लाभ के लिए न जाए। अगर आप जिस दल, जिस पार्टी के साथ हैं, जिस नेता के साथ हैं, निष्ठा के साथ उस नेता के साथ लगे रहिए, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा और आपके क्षेत्र का कल्याण होगा। तो क्षणिक सुख तो सब ढूंढ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आजकल कुछ नेताओं में ऐसी क्वालिटी भी आ गई है, मैं आजकल के नौजवानों को देख रहा हूँ कि कब वो नेता और कब पार्टी बदल देंगे, इसका कोई मतलब है नहीं। तो उनके अंदर का जमीर मर गया, से में सावधान रहने की जरूरत। तो ऐसा क्या मतलब उनके अंदर का जमीर मर गया है क्या? कि उनको याद नहीं आता कि हम इंसान हैं? कहा सकता है, लेकिन ये कहा सकता है उनको क्षणिक लाभ, स्वार्थ उनके अंदर है। तो मतलब अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी को कुछ भी कर लेंगे। जैसे गांव में ठेठ कहावत है भोजपुरी में कि काम पड़ी तो गधों के बाबू बना लिया जाए, वही हाल हो गया, गांधी जी वाला हो गया। हाँ वही नहीं, बढ़िया है। लेकिन ये क्षण भर के तो कुछ देखिए प्राप्त, तो इससे उनको भी तो कुछ समय बाद समझ में आता ही है ना कि इसमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। समझ में आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होती है। गांव समाज क्षेत्र समझ चुका होता है कि फलाना या अमुक नेता या अमुक छात्र नेता या युवा नेता, इसको किसी विशेष संगठन से मतलब नहीं है। उसको अपना स्वार्थ सिद्धि, अगर भाजपा में है तो भाजपा में जाएगा, सपा में है तो सपा में जाएगा। उसको अपने न पार्टी के प्रति निष्ठा है न नेता के प्रति निष्ठा है। उसको केवल अपने काम से मतलब है, जनता के काम से, जनता के किसी भी वादे जो उसने किया उससे कोई सरोकार नहीं है। मतलब सेल्फिश पर्सनालिटी हो गया है। सेल्फिश पर्सनालिटी है और जनता ये सोच के भेजती है कि फलाना एक अच्छा नेता है, इस पार्टी का नेता है, लेकिन वो जैसे ही काम पड़ता है, जब जनता से स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है तो तुरंत बाद वो अपना पार्टी चेंज कर देता है, नेता चेंज कर देता है, जो जन भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। हमें ऐसे नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है। तो 2024 में जो इलेक्शन के रिजल्ट आए जी, ये ऐसे क्यों आए? बीजेपी के इतने अगेंस्ट में लोग क्यों चले गए? नहीं, बीजेपी के अगेंस्ट में लोग नहीं गए। मैं आपको एक बार और बड़ी दृढ़ता पूर्वक बताना चाहता हूँ कि ये बीजेपी की सपा की जीत नहीं थी, न बसपा की जीत थी। ये भाजपा के लोग खुद आपस में ही लड़ गए। भाजपा से टकरा गई, ठीक न कहीं दिल्ली और उत्तर प्रदेश में, यूपी की दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सामंजस्य नहीं बन पाया, जिस कारण ये हार हुई, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है। तो उसका कारण क्या है इसे? क्योंकि इससे पहले तो ऐसे ही बिल्कुल भी हालत नहीं थी बीजेपी की। देखिए, हालत बीजेपी की, लोगों को ये लगा कि सब मोदी जी का एक नारा याद आया होगा आपको, अब की बार 400 पार। हाँ। तो सारे कार्यकर्ता इस चक्कर में पड़े कि भाई जब मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, तो उस समय लगा कि 400 पार, तो चलो भाई बलिया तो जीत ही रहे हैं, सलेमपुर को सिखा दे सांसद को। लोगों के मन में आया, अच्छा सलेमपुर, बलिया वालों को लगा कि सलेमपुर तो जीत ही रहे हैं, सुरक्षित सीट सलेमपुर है, चले क्या दिक्कत है, कम पड़ेगा तो बलिया को सिखा दे। यानी कि मोदी तुमसे बैर नहीं और सांसद तेरा खैर नहीं, इस पैटर्न को लेके चले लोग, जिस कारण ये भाजपा के लोग आपस में ही टकरा गए, जिस कारण ये हम लोगों की थोड़ी सी हार हुई। ये मैं नहीं मानता कि सपा की जीत है, ये हार भाजपा की है, भाजपा के लोगों के आपस में लड़ने के कारण हुआ था। तो ये आखिर में ऐसा लोगों को क्या मैसेज जा रहा है विपक्षी पार्टी से कि वो लोग कहीं ना कहीं साथ छोड़ने पे आ जा रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं हाथ खींच रहे हैं, कुछ समय के लिए खींच रहे हैं?
मतलब देखिए, क्योंकि मुझे लगता है बीजेपी पिछले 2 टर्म से बहुत प्रभावशाली पार्टी रही है, बिल्कुल, हाँ, और कहीं ना कहीं लोगों को बहुत भरोसा भी है। हाँ, एक बहुत बड़ी आबादी उनको सपोर्ट करती है, हाँ, और मुझे लगता है योगी जी को उनसे ज़्यादा सपोर्ट करती जी है। बिल्कुल। तो कुछ ऐसा हुआ जिससे कि हमें समझे कि योगी जी को उतना मौका नहीं दिया गया इस बार इलेक्शन में कि वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें? नहीं, ऐसा नहीं है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को मौका दिया गया था, ठीक ना। और वो जो प्रदेश की जो स्थिति है हाँ। आज, उसका टोटल श्रेय जाता है तो योगी आदित्यनाथ जी को जाता है, क्योंकि जी। उन्हीं के कारण आज पूरे प्रदेश में भय मुक्त शासन हो गया है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले बाहुबलियों का घर एक होमगार्ड का जवान जाके गिरा रहा है। तो सोचिए कि ये सरकार कितनी गुंडों के खिलाफ है। तो पहले तो वो लोग, कोई होमगार्ड जा रहा होगा तो घूर देते होंगे, बाहर उस मिलो। समय तो कप्तान की हैसियत नहीं होती थी कि जाके कुछ कर ले उस सरकार में। अभी और होमगार्ड जाके घूम रहा हाँ, होगा, घूर रहा होगा। बिल्कुल, हाँ, होमगार्ड पे जा रहा है। वो सरकार ऐसी थी कि उस समय एक सिपाही कप्तान की ट्रांसफर कराने की उम्मीद रखता था समाजवादी पार्टी की सरकार में। लेकिन ये सरकार ऐसी है कि बिल्कुल जो जिस काबिल है उसको देने का काम कर रही है हमारी कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में चला गया है। ब्यूरोक्रेट्स में, बिल्कुल। उनकी सेफ्टी सबसे पहले प्राथमिकता उनको दी जा रही है जी। इस सरकार में। नहीं, उनको नहीं, आम जनता को दिया जा रहा है। आम जनता के कल्याण के लिए अगर ब्यूरोक्रेट्स भी कोई गलती करता है तो कोई नेता ये नहीं कहने के लिए तैयार होता है इस आज की भाजपा सरकार में कि फलाना अधिकारी जो है मेरा रिश्तेदार है। अगर वो किसी गलत कार्य में पकड़ा जाता है तो भले लोग कह रहे हैं कि अधिकारी निरंकुश हो गए हैं, लेकिन अधिकारी उसी समय तक निरंकुश है जब तक उनका कोई गलती कोई उजागर नहीं करता है। और उजागर होने के बाद भले उनके कोई रिश्तेदार क्यों ना हो, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के ओहदे पे बैठे हों या कहीं बहुत बड़ा सुख वाले हों, वो भी किनारा कर लेते हैं कि नहीं भैया मेरा आदमी नहीं है, क्योंकि ऐसा योगी जी का हंटर ही ऐसा चलता है जो कोई बच नहीं पाएगा। तो अर्जुन जी, जी, आपके क्षेत्र के जो पूर्व सांसद रहे हैं जी, रविंद्र कुशवाहा जी, जी, उनको भी बीजेपी से टिकट मिली थी, जी। तो आखिर में वो क्यों नहीं जीते? देखिए, पूर्व सांसद जी हमारे नेता हैं आदरणीय श्री रविंद्र कुशवाहा जी। वो लगातार 2014 में भी सबसे ज्यादा मार्जिन वोटों से मोदी जी के बाद पूरे इधर पूर्वोत्तर क्षेत्र में, पूर्वांचल में मोदी जी के बाद सबसे ज्यादा मार्जिन से वो चुनाव जीते थे। दूसरी बार भी लगभग 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीते। इस बार भी लगभग जीत तय थी, लेकिन सबको ये लगा कि इस बार तो चुनाव आसानी से जीत रहे हैं हम लोग। तो कार्यकर्ताओं में थोड़ी शिथिलता आ गई थी कि हमारे सांसद जी जीत ही रहे हैं चुनाव, तो चलिए भाई आज मैं थोड़ा घर ही रह लूंगा, तो इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। सांसद जी बहुत सभ्य और सौम्य प्रवृत्ति के हैं। आज तक मैं सांसद जी के बारे में बता दूं, जब तक वो सांसद रहे, ठीक ना, वो आज तक एक गनर लेके नहीं चले। एक सिंगल गाड़ी से क्षेत्र में जो भी आवश्यकता पड़ती थी उसके लिए चले आते थे। यहाँ तक कि हमारे ही ग्राम सभा में रेवती रेलवे स्टेशन है, सांसद जी ने कई ट्रेन दिया रेवती से अलग अलग जाने के लिए। सारनाथ ट्रेन दिया पहले कार्यकाल में, उत्सर्ग दिया, फिर इंटरसिटी दिया, अभी आपकी सियालदह दी। 4 ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित कराने का काम हमारे नेता सांसद जी ने किया था। लेकिन इस बार की हार कह लिए, उसका श्रेय कार्यकर्ता थोड़ा शिथिल हो गए थे। इसको मैं मानता हूँ। कार्यकर्ताओं में ये था कि भाई सांसद जी तो चुनाव जीत ही रहे हैं, भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश केंद्र में आने ही वाली है, तो इस कारण लोगों को लगा हम आसानी से जीत जाएंगे, और वही हमारी गलती हो गई, ताकि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे, इस कारण चुनाव। इतनी बड़ी पार्टी जी, कैसे कार्यकर्ता को शिथिल होना शोभा देता है? शोभा नहीं देता है। देखिए, सांसद जी का स्वभाव बहुत सौम्य है। बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप वैसा नेता नहीं देखे होंगे जो देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठता हो और आज तक एक गनर नहीं लेके चला। बिल्कुल सर्वसाधारण की तरह चलते थे। पहली बार जैसा मैंने बताया सबसे ज्यादा मार्जिन मोदी जी के बाद दूसरा नंबर पे थे जीत के मामले में, दूसरी बार भी जीते। इस बार हार भी हुई तो मात्र 3100 समथिंग वोटों से हुई है, तो उस हार को हम हार नहीं मानेंगे। बस थोड़ा सा गड़बड़ ये हुआ, हमको जनता का जो डिसीजन है उसको तो हम लोग मान ही रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता थोड़ा शिथिल हो गया, लगा कि भाई हम चुनाव जीत रहे हैं, ये थोड़ा सा खल रही है।
देखिए बड़े भाई, जी एक बात तो पक्की है कि जनता के जो एक्सपेक्टेशन है जी वो 100% तो पूरे होते हैं, जी 50-60% होके रह जाते होंगे बेस्ट टू जी। बेस्ट स्टेट में। देखिए मैं बता दूं अपने विषय में, नहीं, ठीक लेकिन ना? लेकिन जनता हाँ। ऐसा नहीं होता है। तो जनता के हाथ में ऐसा क्या है कि वो कर सकती है जिससे कि वो ये अपनी एक्सपेक्टेशन को 100% तक लेके जाता है? देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल तो अपने आप को ही ले रहा हूँ, ठीक ना? मेरे यहाँ आपने कल से लेके आज तक बहुत सारा भ्रमण किया, लोगों से भी संपर्क किए। मैं अपने कार्यकाल का 4 सालों का बता रहा हूँ, अभी 4 साल कंप्लीट हुए हैं, जिसमें मैंने 98 प्रधानमंत्री आवास दिया, ठीक ना, और एक मुख्यमंत्री आवास, 99 आवास 4 सालों में दिया, शौचालय दिया 450 के आसपास, ठीक ना। उसके साथ साथ जो भी लोग आते हैं उनकी जो भी इच्छाएं होती है मैं उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास करता हूं। अभी देखिए जो जियो टैगिंग आवास का चल रहा है, हमने जो लक्ष्य रख दिया है कि भाई कोई भी पात्र व्यक्ति छूटे नहीं, ठीक ना। लेकिन संभावना ये थी पहले से कि कुछ प्रधान जैसे होते हैं, प्रधान पे ही ले लिया जाए, बड़े नेताओं की तो बात ही अलग है कि प्रधान पे लीजिए, उनके हाथ भी बंधे हुए होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास को देख लिया जाए, पहले मैनुअली होता था, हाथ से होता था, हाथ से आप आसानी से लिख के किसी को दिया जा सकता था। लेकिन आज के समय में जो प्रधानमंत्री आवास की स्थिति है, जब केंद्र सरकार से जब इसको स्वीकृति मिलती है तो वहीं से आजकल ऑनलाइन का जमाना हो गया है, ठीक ना। उसको वो कर दिया गया, क्या बोलते हैं, पासवर्ड आईडी जनरेट कर दिया गया और सर में टीम लगा दी गई, और जो भी पात्र पाया जाएगा उस पोर्टल से अपने आप को जोड़ सकता है। तो वहां प्रधान की व्यवस्था हो गई थी कि 4 सालों तक नया किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे। शौचालय हो गया, शौचालय का भी एक नियम अवधि होती है कि इतने समय बाद ही आप कर सकते हैं। लेकिन जो भी धन मेरे यहाँ आया उसका मैंने प्रॉपर सदुपयोग किया, और यहाँ अगल बगल जितना भी रास्ता देख रहे हैं, बहुत सारे 3-4 रास्ते हमारे माननीय विधायक केतकी सिंह जी के प्रयास से आया, उनके निधि से आया। माननीय सांसद जी, पूर्व सांसद जी श्रीमान रविंद्र कुशवाहा जी के प्रयास से आया। पर्यटन मंत्रालय से कुछ लेकर आया, कुछ जिला पंचायत क्षेत्र के जो अध्यक्ष थे उनके माध्यम से आया। यानी कि हमारे क्षेत्र में जो भी चीज देख लीजिए उसको मैंने भरपूर प्रयास किया है कि हर एक स्थान से धन आए। मैं किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं रखा था बिशुनपुरा में। मुझे मतलब था तो बिशुनपुरा के विकास से, और बिशुनपुरा का विकास आप जनता से सलाह लेके ले सकते हैं कि मैंने कितना किया। ठीक है, तो बहुत बहुत मजा आया आपसे मिलके अर्जुन जी। ये हमारे अर्जुन जी, प्रधान ऑफ बिशुनपुरा। कभी आइए तो इनके मॉडल को देखिए, और स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। कुछ सीखने मिले तो सीखिए, बाकी इनको देख के जिंदगी के बारे में कुछ सीखे हो तो समझ जाइए। आइए, आप भी आइए। तो जिंदगी में अगर आपको कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझने मिला हो, इफ एनी हेल्प वी आर डूइंग बाय दिस, तो मुझे लगता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड बाकी इनको भी समझिए, अर्जुन जी ने कौन सा निशाना साध रखा है, कौन सी मछली की आंख देख रखी है, ये इन्होंने बता ही दिया वाले समय में। जी बिल्कुल, इन्होंने कहीं ना कहीं हमें बता ही दिया। बाकी तो समय के साथ सब पता चलता है। मिलते हैं आप लोगों से लोक मचान में वापस से। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।